वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट का एक इजी सा सम। इजी सम है, फिर मैं बोलूंगा कि फाइनल अकाउंट पूरा का पूरा चैप्टर ही इजी है। बस आप थोड़ा उसको कंसेप्ट के साथ लीजिए। फिर मैं एक बार से अपन स्टेप्स रिपीट कर देते हैं। पहली स्टेप रहती है फाइनल अकाउंट छुड़ाने की, फॉर्मेटिंग। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में पूरी फॉर्मेटिंग कर ली है पहले से। फॉर्मेटिंग में होता क्या है, फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो फॉर्मेटिंग होती है डब्बे निकालना। क्या डब्बे निकाले हमने? देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, यहाँ फिर से पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, यहाँ पर लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट है फॉर्मेटिंग। दूसरी स्टेप में हम करते क्या है? तो दूसरी स्टेप में हम करते हैं नामकरण। अब नामकरण हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी ईयर आपको गिवन होगा वो ईयर आप लिखेंगे। और दूसरे बॉक्स को हम नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरे बॉक्स को हम नाम देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। जो भी डेट आपको गिवन होगी वो तारीख। अब यहाँ पे आप समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका ऑफिस रिलेटेड अकाउंट है। दोनों अकाउंट आपके नॉमिनल टाइप में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट टाइप में होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का नियम आपको अच्छे से पता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। खर्चों को सारे डेबिट करना है, इनकम को सारी क्रेडिट करना है। और इसी नियम के साथ हम ये पूरा सम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी सम। पढ़ता हूं आपके लिए क्वेश्चन। Amit and Akshay are the partners. Amit and Akshay are the partners sharing the profit and losses in the ratio 2:3। यहाँ पे रेशो आ गया। इससे पहले हमने सारे जो सम लिए थे वो बिना रेशो वाले थे या उसमें इक्वल रेशो था? कौन सा रेशो था रे बेटा? इक्वल रेशो। पर ये जो सम आ गया इसमें क्या बताया गया है कि हमारे जो दोनों पार्टनर है वो रेशो में है। और कौन से रेशो में? उनका रेशो क्या है? तो रेशो उनके लिए है 2:3। अब यहाँ पे आप रेशो को अच्छे से समझ लेंगे। आप यूज टू को जस्ट सेंस आप यूज टू को समझ लेंगे कि यूज टू का साइन ना होते हुए प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस का। तो 2:3, 2:3 माने मैं बोलूंगा 2+3, तो टोटल कितना होता है बेटा? 5। इसका मतलब अमित और अक्षय जो कि हमारे पार्टनर्स है, अमित एंड अक्षय जो भी हमारे पार्टनर है, अमित एंड अक्षय हमारे जो पार्टनर है, वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट वो कमाएंगे उसके कितना टुकड़े करने वाले हैं? 5। कितना टुकड़े करने वाले हैं? 5। 5 में से 2 टुकड़े अमित लेके जाएगा और 5 में से 2 टुकड़े अमित लेके जाएगा, तो 5 में से 3 टुकड़े कौन लेके जाएगा? अक्षय। ये खेल इस सम में होने वाला है। इस तरीके से आप रेशो को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट टेकिंग इनटू अकाउंट द गिवन एडजस्टमेंट। आपको 31 मार्च 2018 के लिए 31 मार्च 2018 के लिए क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। 31 मार्च 2018 के लिए बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 31 मार्च 2018 के लिए ही बनानी है आपको बैलेंस शीट। चलिए, एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए आप ये तीनों अकाउंट मेंटेन करके दिखाइए, बोलता है। कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए एडजस्टमेंट पे। अब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, पहली एडजस्टमेंट, क्योंकि आपको पता है पहली स्टेप है फॉर्मेटिंग, दूसरी नामकरण, और नामकरण के बाद सीधा हम किस पे चलते हैं बेटा? एडजस्टमेंट पे। पोस्टिंग वोस्टिंग चौथे स्टेप में होते रहेंगे। पहले अपन क्या कंप्लीट करा लेंगे? एडजस्टमेंट कंप्लीट करा लेंगे। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ ₹15,000 व्हाइल इट मार्केट प्राइस इज ₹18,000। क्लोजिंग स्टॉक बोले 15,000 का कॉस्ट प्राइस है बट उसकी मार्केट प्राइस 18,000 है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक की तो दो दो वैल्यू दी गई है, तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे? तो बेटा मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करने वाले। तो हम वैल्यू कंसीडर करने वाले छोटी वाली, स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर टू द अदर वैल्यू। दोनों वैल्यूज का आप कंपेरिजन करेंगे और जो वैल्यू छोटी रहेगी, स्मॉल नंबर फिगर रहेगी, उस वैल्यू को आपको एज अ क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करना है। चलिए देखते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक सर होता क्या है? जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक बोले तो फैक्ट्री में बचा हुआ माल, सीधी बात बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक माने क्या? तो फैक्ट्री में बचा हुआ माल। और कब? साल के अंत में। साल के अंत में माने साल जब खत्म हो रहा है उस टाइम फैक्ट्री में बचा हुआ माल, जो माल फैक्ट्री में ही बच गया है, बनकर रेडी है बट फैक्ट्री में ही बच गया है, वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और आप मुझे बताइए कि आप फैक्ट्री में बचा हुआ माल, अब साल खत्म हो गया, माल बच गया, तो क्या वो माल को फेंक देंगे? जी नहीं, इस माल को हम अगले साल बेचेंगे। कब बेचेंगे? अगले साल। अगले साल बेचेंगे तो ये हमारी इनकम है। और क्योंकि ये हमारी फैक्ट्री की इनकम है इसलिए मैं लिखता हूं ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए है? अब वहां पे वैल्यू देखिए, दो वैल्यू दी गई है, 15,000 और 18,000। अभी मैंने आपको बताया कौन सी वैल्यू आपको पकड़नी पड़ेगी? छोटी वाली। तो मैं यहाँ पे कितना वैल्यू पकड़ रहा हूँ? 15,000। कौन सी वैल्यू पकड़ रहा हूँ? 15,000। ये ट्रिक्स दे रहा हूँ बेटा, छोटी छोटी ट्रिक्स है, आपके एग्जाम के लिए काम में आएंगी। उसके बाद इसकी सेकंड, हर एडजस्टमेंट के कितने फेट? 2। इसकी सेकंड एंट्री हम कहाँ पे लगाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, फैक्ट्री में बचा हुआ माल, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया। बट यही माल कल जाकर आप बेचोगे
तो कल जाकर इसको बेचोगे तो कल जाकर इससे क्या आएगा रे बेटा, पैसा। तो ये आपकी है असेट, क्योंकि ये पैसा आपको तुरंत नहीं कमा के दे रही, फ्यूचर की बात बता रही है कि फ्यूचर में इसको बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा। और जब बात फ्यूचर की हो तो वो अपनी होती है असेट। तो मैं असेट में लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए लिखू रे, 15,000। जितना वहां पे लिखा हो उतना ही यहाँ पे 15,000। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2018 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज 500। बोल रहा है 31 मार्च 2018 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का जो स्टॉक था वो बचा हुआ है 500 रुपए। अब आप बोलेंगे सर कैसे आपने पता लगाया, ध्यान दीजिए वहां पे जो तारीख दी है दूसरे वाले एडजस्टमेंट में 31 मार्च 2018, ये हमारा ईयर एंड है, ये हमारा ईयर एंड है, फॉर द ईयर एंडेड और 31 मार्च 2018। बोले तो 31 मार्च 2018 को मेरा साल क्या हो रहा है बेटा, खत्म। और जिस दिन मेरा साल खत्म हो रहा है उस दिन मुझे पता चलता है कि मेरी स्टेशनरी में अभी भी 500 रुपए का माल बचा हुआ है। तो स्टेशनरी पहले आप समझेंगे, स्टेशनरी बिजनेस के लिए खर्चा रहेगा, और स्टेशनरी कहाँ का खर्चा होगा, स्टेशनरी कौन खरीदेगा। आप एक बार सोचिए, क्या स्टेशनरी फैक्ट्री वाले खरीदेंगे या स्टेशनरी ऑफिस वाले खरीदेंगे। स्टेशनरी का काम ज्यादातर कहाँ पे है, तो स्टेशनरी का काम सबसे ज्यादा है ऑफिस में, इसलिए स्टेशनरी कहाँ का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है। तो पहले मैं लिख लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू स्टेशनरी। अब स्टेशनरी कितने रुपए का खर्च हुआ है आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएगा डब्बा। डब्बे में आइए, डब्बे में आइए और देखिए स्टेशनरी कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, या आपको दिख रहा है डेबिट बैलेंस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वही आपकी स्टेशनरी है। तो टू स्टेशनरी या फिर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लिखे तो सेम ही होगा। कितना है, स्टेशनरी पे कितना खर्चा किया है, तो स्टेशनरी पे लगभग खर्चा किया है इन्होंने 1750 रुपए। कितने का खर्चा किया, 1750। अब स्टेशनरी पे इन्होंने खर्चा किया है 1750 रुपए का, ये आपको कौन बता रहा है, डब्बा। बट एडजस्टमेंट ने आपको क्या बताया, एडजस्टमेंट आपको बता रही है कि साल के अंत में 31 मार्च 2018 जो साल का अंत है उस दिन मेरे पास 500 रुपए की स्टेशनरी अभी भी बाकी है, अभी भी बची हुई है। तो मान लीजिए कि तुमने स्टेशनरी पे 1750 का खर्चा किया, पर उसमें से अभी भी 500 का खर्चा होना बाकी है, क्योंकि 500 का स्टेशनरी अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है। तो उस साल एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, तो 1750 में से 500 निकाल देंगे तो बाहर बचते हैं 1250। कितने बचते हैं बेटा, 1250, जो कि आपका इस साल का खर्चा है। कब का खर्चा है, इस साल का। मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक कितने का माल बचा है स्टेशनरी में बेटा, 500 रुपए का। टोटल स्टेशनरी पे हमने खर्चा कितना किए, तो टोटल हमने खर्चा किए 1750, और उसमें से माल बचा कितने का, माल बचा 500 का। ये किसने बताया हमें, एडजस्टमेंट ने। ये स्टेशनरी का 500 रुपए का माल साल के अंत में बचा हुआ है। तो आपको तो पहले एडजस्टमेंट में बता दिया कि साल के अंत में जो बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 500। तो 1750 में से 500 का माल बचा, तो खर्च कितने का हुआ, तो खर्च हुआ 1250 रुपए का। और जो माल आज बचा हुआ है क्या उसको मैं फेंक दूंगा, नहीं बेटा, ये स्टेशनरी मैं कल जाकर इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, कल जाकर इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। और जब बात कल की हो, फ्यूचर की हो, तो आपकी क्या है बेटा, असेट है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैं कहां पे लिख रहा हूं, असेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब 1250 का स्टॉक है क्या मेरे पास, नहीं, मेरे पास कितने का स्टॉक बचा हुआ है, 500 रुपए का, जो मुझे कौन बता रही है, मेरी सेकंड वाली एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट पे जाते हैं, क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड एडजस्टमेंट पे आपको बोल रहा है क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। अब आरडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या होता है आपको अच्छे से पता है। दो कंसेप्ट इसमें खेलते हैं, एक होता है बैड डेट। बैड डेट मतलब डूबा हुआ पैसा, जिसपे आप कंफर्म हो कि ये पैसा डूब गया। दूसरा कंसेप्ट है आरडीडी, दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जिसका मतलब आप इस पैसे पे डाउटफुल हो, ये पैसा आपको मिल भी सकता है या आपका पैसा डूब भी सकता है। बट फिर भी आप डाउटफुल होने के बावजूद आप कंफर्मली, श्योरली ये मान के चलते हो कि आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, और उसके लिए आप ये अमाउंट माइनस में रखते हो। किस में रखते हो, माइनस में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड एडजस्टमेंट क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पे 5% का आरडीडी लगा दो, लगा देंगे। सन्ड्री डेटर कौन लोग है रे, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स ये वो लोग हैं जो हमें क्या देने वाले हैं, पैसा। ये वो लोग हैं जो हमें क्या देने वाले हैं, पैसा। देख लेंगे, अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, डेबिट बैलेंस पे अमाउंट गिवन है सन्ड्री डेटर्स की। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है 35,000, 35,000।
माने लोग हमें कितना रुपए देने वाले हैं, तो लोग हमें देने वाले हैं 35,000। अब उधारी पे माल लेके गए होंगे, चुकता किए नहीं, तो अभी उनसे हमको वसूलना है। कितना रुपए वसूलना है? 35,000, 35,000। कितना रुपए? 35,000। अब अब हम डाउटफुल है, 35,000 हमको मिलने वाले हैं, ये हमको कौन बता रहा है? डब्बा। बट एडजस्टमेंट ने आपको बोला कि हो सकता है कि इसमें से आपके 5% पैसा डूब सकता है। डूबा क्या? नहीं, पर हो सकता है कि पैसा डूबेगा। इसलिए मैं पहले ही क्या करता हूं, माइनस लेके चलता हूं। माइनस आर डी डी एट द रेट 5%। मैं मान के चलता हूं कि 5% पैसा डूब ही जाएगा। चलिए देखते हैं। अब 35,000 के आपको निकालने हैं बेटा, 5% कैसे कर रहे हो आप? 35,000 जैसे का वैसा लिख लेंगे आप लोग। एक जीरो काटेंगे, 10% मिलेगा। 10% कितना मिला आपको? 3,500। पर सर हमें तो 10% नहीं जी चाहिए था, हमें तो चाहिए था 5%। 10 के आधे करो तो आते हैं 5, तो 3,500 का भी क्या करना पड़ेगा आपको? आधा। 3,000 के आधे आ जाएंगे 1,500, 500 के आधे आ जाएंगे 250, तो टोटल आधा हो जाएगा 1,750 रुपए। इस तरीके से 1,750 रुपए की आप क्या क्रिएट कर रहे हो? नई नवेली, न्यू आर डी डी। अब 35,000 में से 1,750 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए, 5,000 में से 1,000 निकालिए, 34,000। 34,000 में से 700 निकाले, 33,300। अब 33,300 में से 50 निकाले, तो 33,250। 33,250 इतने रुपए का बैलेंस आपका क्या होने वाला है? बचने वाला है। अब आरडीडी की अपन क्या करते हैं बेटा? सेकंड एंट्री लगा देते हैं। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए। 35,000 माइनस 1,750, 33,250 बराबर है। चलिए, अब इसकी अपन क्या करने वाले हैं बेटा? सेकंड एंट्री लगाने वाले हो। आपको पता है आरडीडीआई या बैड डेटा है, जब अपन इसकी सेकंड एंट्री लगाते हैं तो हम पूरा फॉर्मेट ही पूरा लिखते हैं। फॉर्मेट क्या है अभी तक के तो आपको लर्न हो जाना चाहिए था। क्या है फॉर्मेट? टू ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेप्थ, टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अब आपको फिर से यहाँ पे रिपीट में बता देता हूँ। ओल्ड वाला आइटम आपको कौन बताएगा? डब्बा। और न्यू वाला आइटम आपको कौन बताएगा? एडजस्टमेंट। अब डब्बे को पूछिए कि उसमें कुछ बैड डेट दिखे है क्या, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस का बॉक्स दिया गया है उसमें कुछ बैड डेट आपको दिख रहे हैं क्या? जी नहीं, नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा? डैश मार दूंगा। न्यू बैड डेट का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि न्यू बैड डेट अगर होते तो हमें आरडीडी से पहले उसकी क्या मिल जाती? एडजस्टमेंट मिल जाती। बट नहीं है, इसलिए मैं क्या मार दूंगा? डैश। न्यू आरडीडी, तो जी भैया जो हमें एडजस्टमेंट ने बताई है आरडीडी लगाने के लिए, वही हमारी न्यू आरडीडी है। तो न्यू आरडीडी हमारी कितना है? 1,750। कितना है बेटा न्यू आरडीडी? 1,750। अब देख पा रहे होंगे प्लस वाले आइटम, बाकी ऊपर वाले दो कोई मिला नहीं, एक प्लस वाला आइटम मिला न्यू आरडीडी 1,750। उसके नीचे क्या लिखा है? माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी पूछिए, ओल्ड वाला आइटम जैसे मैंने बताया, ओल्ड वाला आइटम आपको कौन बताएगा? डब्बा। डब्बे में जाइए, आपको दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस में आपको आरडीडी मिलेगा, कितना दिखाया रे? 250 रुपए। ये है आपकी ओल्ड आरडीडी। तो ये ओल्ड आरडीडी 250 रुपए 1,750 में से माइनस कर दूं तो बाहर निकलेंगे बेटा 1,500। कितना रुपए बाहर निकलेंगे? 1,500। चलिए, ये एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट है। उसके बाद देखते हैं डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5% एंड पेटेंट एट 10%। कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है? तो बिल्डिंग पे आपको डिप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है 5%। देखते हैं बिल्डिंग की वैल्यू कौन बताएगा? डब्बा। डब्बे को पूछिए, डब्बे को पूछिए कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे है बिल्डिंग? हाँ बिल्डिंग गिवन है। बिल्डिंग कितना है बेटा? 1 लाख। कितना है? 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 5%। अब बिल्डिंग का माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 5%, तो 1 लाख रुपए का 5% आप कैसे निकालते हो? 1 लाख रुपए के जैसे का वैसा। 1 लाख रुपए लिखेंगे जैसा था वैसा। एक जीरो काटने पर आपको मिलेंगे 10%। एक जीरो काटने पर आपको कितना मिलेंगे? 10%। कितना आए हैं बेटा? 10,000। कितना आए हैं? 10,000। एक जीरो काटने पे मिला आपको 10%, आपके आए हैं 10,000। अब 10,000 में से ध्यान दीजिए, 10,000 ये आपके 10% है, क्योंकि एक जीरो काटने पे आपको 10% ही मिलेगा। अब 10% के आधा कितना होता है बेटा? 5%। तो 10 का आधा 5, तो 10,000 के आधे कितना हो जाएगा? 5,000।
तो 1 लाख में से अपन कितना माइनस करने वाले हैं, 5,000 रुपए माइनस करने वाले हैं। तो बाहर कितना निकलेगा, 95,000। तो बाहर कितना निकलेगा, 95,000। चलिए उसके बाद देखते हैं 95,000 के बाद इसकी सेकंड पोस्टिंग भी अपने को करनी है, सेकंड एंट्री भी हमको लगानी है। बट डेप्रिसिएशन दो दो साथ में दिए है, बिल्डिंग पे 5% बोला है तो पेटेंट पे 10%। तो पहले यहाँ का निपटा देंगे। बिल्डिंग पे 5% लगा दिया, उसके नीचे लिख देता हूँ पेटेंट्स। पेटेंट्स की वैल्यू कितना गिवन है, तो पेटेंट्स राइट आपको गिवन है 4,000, ऊपर में ही डेबिट बैलेंस में आपको गिवन है 4,000, और इस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है -10%। अब आपको पता है, पहले यार पूरा लिख देता हूँ, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब 4,000 के 10%, एक जीरो दबा दो, 4,000 में से कितना आएगा बेटा, 400। 4,000 में से 400 माइनस करेंगे तो बाहर आ जाएगा 3,600 बाहर। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपके असेट की वैल्यू का कम होना, असेट की वैल्यू का क्या होना, कम होना। अब असेट की वैल्यू जब कम हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है बेटा, नुकसान। और नुकसान के लिए हम एंट्री कहाँ पे लगाते हैं, तो ये एंट्री लगेगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट। क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट, एक नंबर देकर लिखिए बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगा आपका, 5,000। 2 नंबर देकर लिखिए आप पेटेंट। पेटेंट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा आपका, 400। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका हुआ 5,400। टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ बेटा, 5,400। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू का कम होना। असेट की वैल्यू आपकी कम हो रही है तो ये आपका नुकसान है, इसलिए मैंने इसकी एंट्री कहाँ पे लिखा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखते वक्त मैंने क्या लिखा, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट। जब एक से अधिक असेट्स पे डेप्रिसिएशन हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन असेट, एक नंबर देखे मैंने लिखा कि बिल्डिंग पे इतना लगा भैया, पेटेंट पे 400 रुपए लगा और टोटल डेप्रिसिएशन लगा 5,400। तो इनर कॉलम फाइनल कैलकुलेशन में पकड़ा नहीं जाने वाला है, फाइनल कैलकुलेशन में हम कौन सा कॉलम पकड़ने वाले हैं, आउटर कॉलम ही पकड़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड की जाएगी, कितना परसेंट प्रोवाइडेड की जाएगी बेटा, 5%। आपको करनी है, प्रोवाइड करनी है 5%। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक कंसेप्ट लागू होता है, उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या है बेटा ये कंसेप्ट, अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। क्या बताता है, बिजनेस बताता है क्या, बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग। अब होता क्या है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिए पैसे, बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिए, पैसे, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस को इसके पैसों पर, माने बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए, उस पैसों को आप बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया, पैसा, उस पैसे को आप बोलते हो कैपिटल। उसके रिटर्न में बिजनेस को, बिजनेसमैन को क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कि बिजनेसमैन बोलेगा बिजनेस से कि भैया शुरुआत में मैंने तुझे कुछ पैसे दिए थे एज अ कैपिटल, अब उसका ऊपर मुझे क्या लौटा, तू ब्याज लौटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप मजाक कर रहे हो, अब जो बिजनेसमैन ने अपना ही पैसा बिजनेस में लगाया, क्या वो अपने ही पैसों से ब्याज लेगा, भैया उसने पैसा भले ही अपने बिजनेस में ही लगाया हो, बट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग में हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मानते हैं। और ये मानते हुए हम ये विचारधारा पकड़ कर चलते हैं कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है, जो कि होता भी है। किसी बिजनेसमैन के मरने से उसका बिजनेस नहीं खत्म हो जाता, बिजनेस चलते रहता है, बिजनेस को चलाने वाले आते रहते हैं। चलिए, अब आपके बिजनेस को इंटरेस्ट देना है बिजनेसमैन को उसके पैसों पर, जो उसका पैसा लगाया उस पैसे को आप क्या बोलते हो, कैपिटल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल। अब बिजनेसमैन हमारे पास यहाँ पे दो है, अमित एंड अक्षय। तो देख लेते हैं कि दोनों ने कितना कितना कैपिटल लगाया। अमित, अमित का कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइबिलिटी में, अमित का कैपिटल है 30,000। अमित ने बिजनेस में कितना लगाया है, 30,000। अमित ने लगाया 30,000, दो चार लाइन खाली छोड़ देंगे, उसके नीचे लिखेंगे अक्षय। तो अक्षय ने कितना लगाया है, तो अक्षय ने लगाया है 40,000। 30,000 लगाया है हमारे अमित ने, और अक्षय ने हमारे लगाया है कितना, 40,000। अब इनके लगाए हुए पैसों पर बिजनेस इनको क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा। चलिए निकाल लेते हैं, कितना इंटरेस्ट देने के लिए बोला है, 5%। कितना इंटरेस्ट देने के लिए बोला है, 5%। देखते हैं, अमित, अमित ने लगाया है 30,000। अब 30,000 का एक जीरो काटेंगे 3,000, ये आ गया 10%।
और इसके आधे होंगे 5%, तो 10 का आधा 5, तो 3000 के आधे कितना हो जाएगा बेटा 1500, तो 1500 ये आपका आ गया 5%। सिमिलरली किसका निकाल लेंगे, अक्षय का। अब अक्षय ने लगाया कितना 40,000, 40,000 का 10%, एक जीरो काटने पर मिले 4000। मान ले 4000 10% है, तो 10 के आधे कितना 5, तो 4000 के आधे कितना 2000, तो 2000 रुपए ये इंटरेस्ट निकला किसके कैपिटल के ऊपर, अक्षय के कैपिटल के ऊपर। अब बिजनेस 1500 रुपए देगा अमित को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट, और 2000 रुपए देगा अक्षय को। अब बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस की इनकम है या एक्सपेंस है, आप इसके बारे में सोचिए। बिजनेस एक अलग कंसेप्ट है और बिजनेसमैन अलग एंटिटी है, और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस के लिए। तो पार्टनर्स को या ओनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देना ये बिजनेस के लिए खर्चा हो जाता है, इसलिए उसकी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस पे कितना कितना लगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अमित, अमित को कितना इंटरेस्ट जा रहा है 1500। दूसरा अक्षय, अक्षय को कितना इंटरेस्ट जा रहा है 2000, तो हमारे तरफ से टोटल इंटरेस्ट जा रहा है 3500 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जा रहा है हमारे तरफ से 3500। तो अमित के कैपिटल में मैं प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपए आया इंटरेस्ट 1500, और अक्षय के इसमें भी प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट। अमित अक्षय को कितना मिला 2000, टोटल नीचे निकाल दूंगा 31,500, यहाँ पे 42,000 टोटल नीचे आ जाएगी। आई होप ये एडजस्टमेंट आपको समझ गई होगी। न्यू एडजस्टमेंट थी और बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनके पार्टनर्स को, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में बिजनेस में क्या लगाया था पैसा। जिसने जितना पैसा लगाया उस पर उतने परसेंट कैलकुलेट किए हमने। 5% इंटरेस्ट देना था तो 5% कैलकुलेट किए 30,000 पे और 40,000 पे। अब बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित को कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा 1500, अक्षय को कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा 2000, तो टोटल इंटरेस्ट का खर्चा हो गया 3500, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं, फिर हमारी प्यारी सी स्पेशल एंट्री आ गई है। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 were destroyed by fire and the insurance company admitted a claim for rupees 8,000 only। वही एडजस्टमेंट जो हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखे थे, मैंने बोला भी है आपको कि ये एडजस्टमेंट थोड़ा आईएमपी हो जाती है। स्पेशल एंट्री में इसको बोलता हूँ, स्पेशल एडजस्टमेंट इसको बोलता हूँ। क्यों होती है स्पेशल, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं, बट इस वाले एडजस्टमेंट के हम इफेक्ट करने वाले हैं 3। अब कौन कौन से इफेक्ट है बेटा, पहला इफेक्ट समझ लेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग के वजह से माल जला। आग की वजह से माल जला तो माल रखा कहाँ पे गया था, तो माल था हमारा फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री से माल जला यानी माल जा रहा है, और मैंने आपको पहले वीडियो से बताया हो कि माल जाने की कोई भी एंट्री हो, फिर माल कैसे भी जाओ, माल जल जाए, चोरी हो जाए, बेचा जाए, बच जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, माल अगर जा रहा है तो एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग के वजह से माल जला, कितने का माल जला, गुड्स जले तो हमारा माल जला है 10,000 रुपए का। आग के वजह से माल जला 10,000 रुपए का, बट फिर आपका नुकसान कितने का हुआ, भैया मेरा तो 10,000 का माल जल गया तो मेरा तो नुकसान 10,000 का। जी नहीं, आपको एडजस्टमेंट बता रही है कि भले ही आपका माल 10,000 का आग में जल के खाक हो गया, बट इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एडमिट कर लिया है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको 8,000 रुपए देने के लिए तैयार है। दिए क्या, जी नहीं, देने के लिए तैयार है, माने देगी, कब देगी, फ्यूचर में देगी। और जब बात फ्यूचर की आती है तो वो आपकी होती है असेट। इसलिए मैं कहां पे एंट्री लगाने वाला हूं बेटा, असेट में क्या एंट्री लगाऊंगा, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिलने वाला है 8,000 रुपए। इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिलने वाला है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब मुझे बताइए बेटा, माल जला 10,000 का, इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है सिर्फ 8,000, तो फिर भी मैं लॉस में हूं, कितने रुपीज के लॉस में हूं, तो मेरा लॉस है यहाँ पे 2,000 रुपीज का। ये लॉस में लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू लॉस बाय फायर, आग के वजह से नुकसान हुआ कितने रुपए का 2,000 का। इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ध्यान दीजिए। समझिए बेटा, आपका माल जला 10,000 रुपए का,
बट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको 8,000 रुपए की रिकवरी, नुकसान भरपाई देने के लिए तैयार है। 10,000 में से 8,000 रुपए की तो रिकवरी, नुकसान भरपाई किसने दे दी? कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो आपका नुकसान एक्चुअल कितने का बचा? तो आपका नुकसान हुआ सिर्फ 2,000 रुपए का, जो 2,000 रुपए मैं अभी भी लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू लॉस बाय फायर। इस तरीके से ये स्पेशल एडजस्टमेंट, स्पेशल एंट्री बन जाती है। क्यों स्पेशल एंट्री बन जाती है? क्योंकि इसमें 3 इफेक्ट जाते हैं एडजस्टमेंट के। चलिए फोर्थ स्टेप पे चलते हैं अपन, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं बेटा? पोस्टिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पोस्टिंग। चलिए पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले है हमारा परचेस। परचेस की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 98,000 लिख लेंगे। परचेस हम कहाँ पे लिखते हैं? परचेस हम किसका करते हैं? तो हम परचेस करेंगे रॉ मटेरियल। आप ये पहले तो समझ लीजिए कि पहला अकाउंट हमारा फैक्ट्री का है और दूसरा अकाउंट हमारा ऑफिस का। और जब बात आती है परचेस की, तो हम लोग परचेस क्या करने वाले हैं? तो हम फैक्ट्री में जो भी माल बन रहा है उसके लिए पहले बाहर से कच्चा माल खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो परचेस ये खर्चा ऑफिस का, इसलिए मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिखता हूं टू परचेस। और परचेस की अमाउंट स्टार्टिंग में हम अंदर ही लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर उसमें से कुछ रिटर्न माइनस करनी पड़े। तो परचेस की अमाउंट मैं अंदर ही लिख देता हूँ 98,000। कितना लिख देता हूँ बेटा? 98,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट राइट हो गया है। पेटेंट राइट मैंने असेट में लिख दिया था, उस पर एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट वाली पोस्टिंग्स को आपको रिपीट करना नहीं है। पेटेंट राइट हो गया, बिल्डिंग हो गई। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 के लिए जो स्टॉक है गिवन, 1 अप्रैल 2017 का स्टॉक जो है, और मैं आपको बताया जब भी 1 अप्रैल बोले तो ये आपका कौन सा स्टॉक हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो परचेस के ऊपर एंट्री लगा देता हूं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आप डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। कितना है? 15,000। ओपनिंग स्टॉक आपका है 15,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2017 बोले तो ओपनिंग स्टॉक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हो गया। आप बोलेंगे सर कब हुआ? ये देखिए स्टेशनरी 1750 एडजस्टमेंट में ही हमने कंप्लीट करा लिया, तो फिर रिपीट एंट्री नहीं मारेंगे। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 35,000। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कितना गिवन है? 35,000। तो ये देखिए हमने एडजस्टमेंट की उस पर आरडीडी की लिख ली है, इसलिए रिपीट नहीं करने वाले। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये अभी तक के नहीं हुआ। फर्नीचर हमारी असेट होती है, तो असेट में लिखेंगे फर्नीचर। कितना है रे बेटा फर्नीचर? तो फर्नीचर की वैल्यू है 8,000। फर्नीचर लिख के छोड़ दूंगा, 8,000 असेट में। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, असेट। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट परचेस ऑन 30/09/2017। अब 09 बोले तो कौन सा महीना हो गया रे बेटा? तो ये आपका महीना हो गया सितंबर। कौन सा महीना हो गया? सितंबर। चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं 10,000 रुपए की। कितना रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदे? 10,000 रुपए। अब इस 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको बैच भी मिलने वाला है। तो कितना बैच मिलने वाला है? 10%। अब सर आपको कैसे पता चला बैच मिलने वाला है? बेटा ये एक प्रकार की हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सामने उन्होंने परसेंट भी बताया है कि इस 10,000 की इन्वेस्टमेंट में 10% का क्या मिलने वाला है? बैच मिलने वाला है। बट आपने ये इन्वेस्टमेंट कब खरीदे? तो आपने ये इन्वेस्टमेंट खरीदे 30/9 बोले तो 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को खरीदे माने 30 सितंबर बोले तो सितंबर महीना खत्म हो गया। इसका मतलब आपने एक्चुअली कब खरीदे उसको? वो इन्वेस्टमेंट आपकी लागू होगी 1 अक्टूबर से। कब से लागू होगी? 1 अक्टूबर से। तो आप ये समझिए कि 10,000 के 10% जो आपको बैच मिलने वाला है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आपकी असेट होती है। तो मैं इन्वेस्टमेंट लिख दिया, वो असेट में अंदर ही लिखूंगा 10,000। 10,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, उस पर मुझे 10% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्योंकि मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे देना नहीं पड़ेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 के 10%, एक जीरो काटे, 10% मिले, कितना मिले रहे? 1,000। 1,000 मान लीजिए 10% तो है। बट आपने ये इन्वेस्टमेंट कब खरीदे? तो आपने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी 30 सितंबर को। इसका ही मतलब होता है आपने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी 1 अक्टूबर को। आपने इन्वेस्टमेंट कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर के हिसाब से ये 1,000 रुपए आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। 1 अक्टूबर पे जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं बेटा? 6 महीने। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ कितने महीनों का? 6 महीनों का। कितने में से? 12 महीनों में से 6 महीनों का। कितने महीने में से? 12 महीनों में से 6 महीने का। तो करेंगे 6 1 6 6 2 12, 1,000 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा आंसर 500। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप 10% निकालते हैं एक जीरो काटकर, तो वो निकला है 1,000 और ये आपका निकला 12 महीने का। बट आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी 6 महीने पहले, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 6 महीने का।
12 महीने का इंटरेस्ट अगर 1000 रुपीज होता है तो 6 महीने का कितना, तो 12 के आधे 6, तो 1000 का आधा कितना, 500। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट जो 10,000 रुपए है, इन्वेस्टमेंट जो 10,000 रुपए है, उस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितना रुपए बाबा, 500। तो टोटल आपका निकल जाएगा 10,500 की असेट। अब ये 500 रुपए आपको मिलेगा, मिलेगा तो आपकी होगी इनकम। क्या होगी बेटा, इनकम। इसलिए इसकी दूसरी एंट्री में कहां पे लगाने वाला हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, कितना रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पे, 500 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब ये क्या थी बेटा, तो ये थी आपकी एक प्रकार की हिडन वाली एडजस्टमेंट, जो हमें सामने से ना आते हुए छुप कर बैठती है, जिसको हमें पहचानना होता है कि भैया हमने 10% की क्या करे रखी है, इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जिसपे हमको 10% क्या मिलने वाला है, ब्याज। 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% ब्याज मिलने वाला था, 10% कैलकुलेट किए जो कि निकले 1000 रुपए, और 1000 जब हमने कैलकुलेट किए वो निकला 12 महीने का। और क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 13 सितंबर को, यानी कि 1 अक्टूबर को, क्योंकि 30 सितंबर के बाद दूसरा ही दिन होता था 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से वो लागू होगा इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर से हमारा जो ईयर एंड है, कब खत्म हुआ साल, मार्च को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं बेटा, 6 महीने। तो 6 महीनों का ही इंटरेस्ट मैं लगाऊंगा, तो 12 महीने का 1000 रुपए, तो 6 महीने का कितना, तो 6 महीने का आ जाएगा 500। ये इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो मेरी इनकम है, मुझे कितना रुपए मिलने वाला है, 10,500 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, और 500 रुपए मुझे जब मिलेगा तो ये मेरी होगी इनकम, मेरी क्या होगी, इनकम। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मैं ये लिख दूंगा। चलिए उसके बाद कैश, कैश बोले तो कैश इन हैंड, कैश जो आपके पास अवेलेबल है वो आपकी संपत्ति है। कितने रुपए की कैश अवेलेबल है, 23,200, 23,200। चलिए उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये थोड़ा समझने लायक विषय हो जाए। चलिए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, बहुत बच्चों की थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, प्रोविडेंट फंड दिख जाए तो टेंशन में आ जाते हैं, सर क्या है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। समझे बेटा, आपके घर में आपके पिताजी माताजी अगर कहीं पे काम जाते होंगे, वर्कर होंगे, और फैक्ट्री वर्कर्स या कोई ऑफिस एम्प्लॉय भी होंगे, तो उनका पीएफ कटता है। क्या कटता है रे बेटा, पीएफ। कभी आपने इसका लॉन्ग फॉर्म जानने का प्रयत्न नहीं किए। पीएफ मतलब क्या होता है, तो प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट है क्या एक्चुअली, तो एक सर्टन अमाउंट आपके पेरेंट्स के सैलरी से कटती है। अब मान लेते हैं, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में किसी की इनकम 15,000 रुपए है, 15,000 उनकी सैलरी है, पर 15,000 में से उनका पीएफ हर महीने कटता है 1,000 रुपए। उनका पीएफ कितना कटता है, 1,000 रुपए का पीएफ कटा, तो उनको ऑन हैंड सैलरी मिल रही है 14। अब कंपनी क्या करती है, तो कंपनी करेगी कि उनके सैलरी में से 1,000 रुपए काटकर जमा कर देगी पीएफ फंड में। कौन से फंड में, प्रोविडेंट फंड में। और खुद कंपनी अपने तरफ से उतनी ही अमाउंट जमा करेगी उसके, उस एम्प्लॉय के ही प्रोविडेंट फंड में। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। माने जिस व्यक्ति की हमने सैलरी में से जितना पैसा काटे हैं, उतना ही पैसा कंपनी को भी प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में क्या कराना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। और ये काम हर महीने हर साल चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। जैसे जैसे इंप्लॉयज की सैलरी निकलती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी को सैलरी में से डिडक्टेड जो पीएफ की अमाउंट है, उतनी अमाउंट कंपनी को भी जमा करनी पड़ेगी। तो उस कंपनी में उस इंप्लॉय के नाम से कितना जमा हो गया, 2,000 रुपए। समझे, उस महीने के लिए। ऐसा करते करते वो पैसा एक बड़ी अमाउंट बन जाता है, महीने महीने में, 12 महीनों में, फिर 2 साल 3 साल, और उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। और वो पूरी अमाउंट आपको एट द एंड, जब आप छोड़ रहे हो या फिर रिटायरमेंट के टाइम, ये पीएफ का पैसा क्या होता है, आपको टोटल मिलाकर वापस दिया जाता है, आपको मिलता है, माने इंप्लॉय को मिलता है। चलिए ध्यान देंगे, अब हम समझते हैं कि सर इसको हम हमारे पोस्टिंग से कैसे जोड़े। ध्यान दीजिए बेटा, कंपनी में एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा हमने निकाल दिए, वर्कर की सैलरी में से कुछ पैसा हमने पीएफ में निकाल लिए, और कंपनी खुद एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी, कंट्रीब्यूशन देगी, इसमें प्रोविडेंट फंड में। तो अगर कंपनी, जैसे इसके सैलरी से हमने 1,000 रुपए खींच लिए और कंपनी ने खुद अपने जेब से 1,000 रुपए डाल दिए, तो ये किसका खर्चा है, कंपनी का खर्चा, माने बिजनेस का खर्चा। इसलिए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आपका खर्चा है, और इसको हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन,
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना रुपए लिखूं? 800 रुपए का हमारा क्या है बेटा? खर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट, पोस्टिंग की एक ही इफेक्ट जाएगा, पोस्टिंग है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल हमने पहले ही लिख लिया है। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, फिर से आ गया प्रोविडेंट फंड। तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नहीं है। पिछली बार हमने अभी जो देखे वो क्या था? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, माने कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करे, बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो बिजनेस का खर्चा कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन बिजनेस का खर्चा कहलाएगा। पर यहाँ पे जो बात है वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, इसका एंडिंग वर्ड आप देखेंगे फंड, और आपको मैं नियम बताया हूं, किसी भी प्रकार का फंड आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। किसी भी प्रकार का फंड आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी। इसलिए प्रोविडेंट फंड में कहां पे लिख दूंगा? लाइबिलिटी में। प्रोविडेंट फंड कितना रुपए लिख रहे हैं लाइबिलिटी में? 7000। 7000 रुपए डायरेक्ट बाहर, प्रोविडेंट फंड। उसके बाद क्रेडिटर्स भी मेरी लाइबिलिटी है, यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने रुपए? 45,000। 45,000 के क्रेडिटर है। बैंक लोन है, बैंक से भी मैंने कर्जा लिया हूँ, बैंक लोन, बैंक से भी कर्जा लिया है, कितने का? 12,000 का। उसके बाद सेल्स, सेल्स हम कहाँ पे लिखने वाले हैं? सेल्स के बाद है आरडीडी। तो ये ओल्ड वाली आरडीडी है, जिसके हमने 250 रुपए ओल्ड आरडीडी हमने क्या कर दी थी? माइनस कर दी थी। और उसके बाद है परचेस रिटर्न, और उसमें सेल रिटर्न कहीं पे आई नहीं है, तो मैं सिर्फ सेल्स है, तो सेल्स को डायरेक्टली कहा लिख देता हूँ? बाहर, बाय सेल्स। कितना रुपए की सेल्स है? 1,58,000। बट उसी के नीचे आपको दिखेगा परचेस रिटर्न 3,500। तो ये परचेस रिटर्न हमको परचेस में से क्या करनी पड़ेगी? माइनस, माइनस परचेस रिटर्न 3,500। अब 98,000 में से 3,000 निकालो। 8,000 में से 3,000 गए, 5,000, 5,000 में से 500 गए, 4,500। 94,500 यहाँ पे बच रहे हैं। तो चलिए, हमारी पोस्टिंग्स भी सारी कंप्लीट हो चली है। अब हम फाइनल स्टेप पे है, जिसमें हम क्या लगाते हैं बेटा? क्लोजिंग। और क्लोजिंग में हम करते क्या है? तो क्लोजिंग में हम करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस। चलिए करते हैं। यहाँ पे अमाउंट बड़ी है, सेल की अमाउंट बहुत बड़ी है, 1,58,000 करेंगे। 1,58,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, तो आपका टोटल आ रहा है 1,83,000। 1,83,000 में से इधर की अमाउंट, छोटी वाली अमाउंट जो कि है 15,000 माइनस 94,500, छोटी अमाउंट हमने क्या करा दी है? माइनस करा दी है। तो आंसर आपका आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ रहा है 73,500। 73,500 बड़ी अमाउंट दोनों साइड, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका आंसर होता है, ना कि टोटल। तो आपका बैलेंस निकल रहा है 73,500। चलिए, अब इस 73,500 को, क्या है नियम? मैंने क्या नियम बताया हूँ? आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट, आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट। क्रेडिट में डालिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 73,500। करते हैं, यहाँ पे भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस, बड़ी अमाउंट दोनों साइड करते हैं। बड़ी अमाउंट कौन सी निकल रही है? देखिए, यही अमाउंट बड़ी है, प्रॉफिट वाली, सॉरी क्रेडिट अमाउंट ही बड़ी है, तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट 73,500 प्लस 500, तो आपका टोटल आ जाएगा 74,000। अब 74,000 ये बड़ी वैल्यू है, तो दोनों साइड लिख देंगे 74,000। अब बड़े में से ये छोटी अमाउंट्स को अपन क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। करते हैं, 74,000 में से माइनस करेंगे 3,500, माइनस करेंगे 1,250, माइनस करते हैं 1,500, माइनस 5,400, माइनस 2,800। तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 59,550। ये आंसर कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 59,550। बट आपको पता है कि ये जो प्रॉफिट है, ये किसी एक पार्टनर को नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट हम क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? तो ये प्रॉफिट हम बांट देते हैं पार्टनर्स में। पार्टनर्स में ये प्रॉफिट बांटेंगे उनके रेशो के हिसाब से। किस हिसाब से बांटेंगे? रेशो के हिसाब से। तो आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो शुरुआत में आपको रेशो गिवन है। क्या है रे बेटा? रेशो, रेशो है 2:3 का। रेशो कितना है? 2:3। रेशो गिवन है 2:3। 2 और 3 माने 5। पहला पार्टनर है अमित, दूसरा पार्टनर है अक्षय। और अमाउंट कितनी निकली अपनी? 59,000, 59,550। अब 59,550 को हम बांटेंगे। अमित को अगर हम दे रहे हैं 59,550, तो अमित का रेशो है, पहला पार्टनर है अमित, तो अमित का रेशो है 2/5, और अक्षय का रेशो है
3/5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/5। अब आपको करना क्या है, तो 59,550 को डिवाइड 59,550 को 5 से डिवाइड करेंगे और फिर 2 से इंटू करेंगे, तो आंसर आ रहा है 23,820, 23,820। ठीक है, और सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे अक्षय के लिए। 59,550 इंटू अक्षय का रेशो क्या है 3/5, रेशो क्या है 3/5, तो करेंगे फिर से 59,550 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 35,730, 35,730। तो इस प्रकार आप क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए जो भी आता है आंसर पहले 5 से डिवाइड कर लेंगे, नीचे वाले अमाउंट से डिवाइड कर देना, फिर बाद में ऊपर वाले अमाउंट से क्या कर देना, इंटू कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से 59,550 को हमने बांटा है रेशो में। इस तरीके से हमने रेशो में बांटा है, तो नेट प्रॉफिट के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर अमाउंट, अमित और अक्षय। अमित को कितना जा रही है अमाउंट 23,820 और अक्षय को कितना जा रही है 35,730। इतनी अमाउंट ये दोनों को मिलेगी। अब आपको अच्छे से पता है कि नेट प्रॉफिट अपन कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, प्लस। तो अमित का प्रॉफिट अमित में प्लस करेंगे और अक्षय का अक्षय में, प्लस करके लिखता हूँ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना लिखना है मुझे, अक्षय में 35,730, 35,730 और अमित में नेट प्रॉफिट प्लस करने वाला हूँ 23,820, 23,820। चलिए करते हैं, अमाउंट बाहर निकालेंगे। 31,500 प्लस 23,820, आंसर निकल रहा है 55,320 और यहाँ पे 42,000 प्लस 35,730, आंसर निकल रहा है 77,730, 77,730। अब हम लास्ट स्टेप पे है। लास्ट स्टेप पे हमको करना क्या है, क्लोजिंग में बैलेंस शीट की टैली लगानी है। हमारी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। लाइबिलिटी साइड की टोटल लगा लेंगे 55,320 प्लस 77,730 प्लस 7,000 प्लस 45,000 प्लस 12,000 और आपकी टोटल निकल रही है यहाँ की 1,97,050, 1,97,050। क्रेडिट साइड, सॉरी असेट साइड में देखेंगे टोटल 95,000 प्लस 30,600 प्लस 8,000 प्लस 33,250 प्लस 10,500 प्लस 500 8,000 प्लस 23,200 प्लस 15,000। तो यहाँ पे भी हमारी टोटल आ रही है 1,97,050 और इस तरीके से हमारा ये सब क्या है, टैली है। इस सब में थोड़ा यूनिक वाली एडजस्टमेंट कौन सी थी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एडजस्टमेंट थोड़ा यूनिक थी कि हम कैपिटल पे क्या देने वाले, इंटरेस्ट। बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेसमैन को उनकी लगाई हुई कैपिटल पे, तो ये हम कैपिटल में प्लस कर देंगे और ये बिजनेस का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। दूसरा एक इंटरेस्टिंग था तो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन वाली पोस्टिंग थी। अब आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि प्रोविडेंट फंड में होता क्या है कि सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है, उसको इस फंड में रखा जाता है। एक फंड पीएफ के नाम से एक फंड जमा किया जाता है, उस फंड में एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्टेड मनी जमा की जाती है। उतना ही पैसा कंपनी को भी, बिजनेस को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए बिजनेस जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो बिजनेस का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इसलिए वो हम क्या लिखते हैं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रोविडेंट फंड का पैसा बिजनेस दूसरे किसी भी कामों के लिए यूज नहीं कर सकता, ये पैसा सिर्फ एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड देने के लिए रखा जाएगा, इसलिए प्रोविडेंट फंड ये जो रिजर्व अमाउंट है ये हमारी है लाइबिलिटी। तो प्रोविडेंट फंड बोला जाए, सिर्फ प्रोविडेंट फंड बोला जाए तो किसी भी प्रकार का फंड आपकी लाइबिलिटी है, बट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बोला जाए तो वो आपका बेटा खर्चा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा टाइम आपको बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही सब एक बार फिर से सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू।